Hello everyone, welcome back to my channel once again. Now we are going to start with the series of MCQs. Yes, last time हमने क्या किया था 40 केस सिनेरियोज को फिनिश किया था. अभी हम अपने करने वाले कंडक्ट सीरीज ऑफ MCQs. तो फटाफट से कॉमन क्वेश्चंस के कुछ मैं आंसर कर देती हूँ जो जनरली मुझसे पूछे जाते हैं. हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो क्या हमें ये MCQs अभी करने हैं या फिर वंस वी गेट आवर सिलेबस फिनिश उसके बाद हम करें? नहीं, बिकॉज लास्ट टाइम तक एग्जाम से कुछ दिन पहले तक भी हमें अपने सिलेबस पे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो हमने डेली बेसिस पे ये एमसीक्यूज करने हैं. रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि मैं जो भी एमसीक्यूज की वीडियो डालने वाली हूँ वो एज अ फ्रेश वीडियो डालने वाली हूँ कि हमें कुछ भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, सो दैट आपको कंसेप्चुअल रिवीजन होती रहे हर वीडियो में. सेकेंड चीज, जब आप ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे तो मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करवाने वाली हूं मैं. उसके बाद जब आप लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस करेंगे वहां आपको ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत काम आने वाली है एंड एग्जाम में तो ट्रस्ट में बहुत काम आती है ये वाली कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो हम डेली बेसिस पे कुछ कुछ कंसेप्ट करते हैं, है ना. तो बिना टाइम वेस्ट के हम करते हैं स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू. मैं आज एक बार टाइमिंग चेक करती हूँ कि क्या रहने वाला है. मेरा टारगेट रहेगा इन 10 to 15 मिनट्स हम क्या करें 5 एमसीक्यूज को फिनिश कर लें. तो अभी हम करते हैं स्टार्ट फर्स्ट एमसीक्यू के साथ. चलिए क्या कहता है फर्स्ट एमसीक्यू, फटाफट से देखते हैं. एयर कूल लिमिटेड अ सप्लायर ऑफ एसी. एयर कूल लिमिटेड क्या करता है, एसी सप्लाई करता है. रजिस्टर्ड है जीएसटी में कौन से स्टेट में, महाराष्ट्र में. क्या बताया मैंने, एक एयर कूल लिमिटेड है जो रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में. इट हैज अ पॉलिसी टू गिफ्ट एन एसी टू इट्स एम्प्लॉय. इट्स हैज पॉलिसी, इसके पास क्या पॉलिसी है, एम्प्लॉयज को एसी गिफ्ट करने हैं. गिफ्ट से हमें ध्यान में आ जाना चाहिए विदाउट कंसिडरेशन. गिफ्ट से हमें क्या ध्यान आ जाना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन. विदाउट कंसिडरेशन कोई भी चीज तभी सप्लाई बनती है जब वो शेड्यूल 1 में कवर होती है. विदाउट कंसिडरेशन कोई भी चीज तभी सप्लाई बनेगी. एनी ट्रांजेक्शन विल कम अंडर द सप्लाई if it is without consideration only if and if it is covering under the schedule 1 only. So now what the schedule 1 says, that schedule 1 कहता है any transaction between employer supplying something to employees without consideration it will come under the supply. वो सप्लाई के दायरे में आएगा, बिल्कुल आएगा. लेकिन सप्लाई के दायरे में आएगा लेकिन क्या होगा, लेकिन up to 50,000 to per employee in one financial year. up to 50,000 to per employee in one financial year क्या है, exempt है. गेटिंग माय पॉइंट. शेड्यूल 1 क्या कहता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को विदाउट कंसिडरेशन कुछ दे रहा है तो सप्लाई के दायरे में आएगा, बिल्कुल आएगा. बट अप टू 50,000 टू वन एम्प्लॉय इन वन फाइनेंशियल ईयर एग्जाम्प्ट है. कंपनी ने क्या करा, इंस्टॉल करा है एसी एट द रेजिडेंस ऑफ द एम्प्लॉइज ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल. कंपनी ने कितने एम्प्लॉइज को गिफ्ट किया, 150 एयर कंडीशन गिफ्ट किए. कितने एयर कंडीशन गिफ्ट किए, 150, जिनकी टोटल ओपन मार्केट वैल्यू कितने हैं, 52,50,000. ध्यान रखना 50,000 टू पर एम्प्लॉय इन वन फाइनेंशियल ईयर. तो वन एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, अगर 52,50,000 कितने को मिले हैं, 52,50,000 मिले. 150 एम्प्लॉयज को डिवाइड करो, 35,000 की वैल्यू वन एम्प्लॉय को मिली है तो लेस देन 50 है, बिल्कुल लेस देन 50 है. लेस देन 50 टू वन एम्प्लॉय इन वन फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल ये एग्जाम्पशन में आ जाएगा. एग्जाम्पशन में आएगा तो सप्लाई की वैल्यू नील हो जाएगी. सप्लाई की वैल्यू नील हो जाएगी तो टैक्स लायबिलिटी भी नील हो जाएगी. सप्लाई की वैल्यू नील हो जाएगी तो टैक्स लायबिलिटी भी नील हो जाएगी. आई होप आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे मिल गई होगी. चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर जेम्स स्टीवर्ट इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र. मिस्टर जेम्स स्टीवर्ट है, कोई महाराष्ट्र में वो रजिस्टर्ड है, वो फुटवेयर सेल करते हैं लोकली विद इन द सेम स्टेट. ही हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एजेंट बाय द टोटो शूज लिमिटेड. टोटो शूज लिमिटेड ने क्या करा है, जो कि कर्नाटका में रजिस्टर्ड है, उन्होंने जेम्स स्टीवर्ट को एज एन एजेंट अपॉइंट करा है. एक तो क्या है, टोटो शूज हो गया, कर्नाटका में है, वो है प्रिंसिपल. जेम्स स्टीवर्ट को उन्होंने क्या करा है, एजेंट अपॉइंट किया है, जो कि रजिस्टर्ड है कहां पर, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टोटो शूज सेंड टैक्सेबल गुड्स वर्थ 5 करोड़ फ्रॉम इट्स बेंगलुरु स्टोर टू द जेम्स स्टीवर्ट. 5 करोड़ की गुड्स किसको बेची है, जेम्स स्टीवर्ट को बेची है. उसके बाद जो कि क्या करा है, जेम्स स्टीवर्ट ने उस गुड्स को सेल करा है, 5 करोड़ की गुड्स को सेल करा है, रेजिंग द इनवॉइस ऑफ द टोटो शूज लिमिटेड. जीएसटी किसका यूज किया है, टोटो शूज लिमिटेड का. यहाँ पे आती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी.
एजेंट की सप्लाई में वही सेल्स इंक्लूड होगी जो कि एजेंट अपने नाम पे सेल कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, तो जो कि जेम्स स्टीवर्ट उन्होंने जो सप्लाई करी है वो किसका जीएसटी यूज करके करी है, टोटो का जीएसटी यूज करके करी है। मतलब उन्होंने अपने नाम पे इनवॉइस रेज नहीं किया है, अपने नेम पे इनवॉइस रेज नहीं करा है। तो ये 5 करोड़ की जो सप्लाई है वो किसके नेम पे आ जाएगी, 5 करोड़ की सप्लाई टोटो शूज के नाम पे आएगी, वो जेम्स स्टीवर्ट के नाम पे नहीं आने वाली है। उसके बाद जेम्स स्टीवर्ट रिसीव्स अ कमीशन ऑफ 60 लाख की टोटो से कमीशन मिली। तो ये 60 लाख की जो कमीशन है वो सप्लाई ऑफ सर्विस, एजेंट सर्विसेज जो सप्लाई करी है उसकी वजह से जो कमीशन है वो ऐड हो जाएगी, किसमें, वो हो जाएगी जेम्स स्टीवर्ट की सप्लाई में ऐड हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, जो गुड्स सेल करी है जेम्स स्टीवर्ट ने ऑन द बिहाफ ऑफ द टोटो लिमिटेड, वो एज एन एजेंट जो गुड सेल करी है, दैट वुड कम अंडर द सप्लाई ऑफ द जेम्स स्टीवर्ट ओनली एंड ओनली इफ द जेम्स स्टीवर्ट इश्यूज द इनवॉइस इन हिज ओन नेम। इन्होंने क्या करा है, इनवॉइस किसके नाम पे इशू करा है, टोटो के नाम पे इशू करा है, तो वो सप्लाई भी किसकी मानी जाएगी, टोटो की मानी जाएगी। बट द कमीशन जेम्स स्टीवर्ट इज रिसीविंग for selling the agency services that will come under the James Stewart supply। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ द टोटो शूज एंड द जेम्स स्टीवर्ट। किसकी सप्लाई बन जाएगी, टोटो शूज की सप्लाई कितनी, किसकी बनेगी, 5 करोड़। टोटो शूज की सप्लाई कितनी बनने वाली है, 5 करोड़ बनने वाली है टोटो शूज की सप्लाई। एंड जेम्स स्टीवर्ट की सप्लाई कितनी बनेगी, 60 लाख रुपीस ही बनेगी। वाई, बिकॉज 5 करोड़ उसकी उसमें नहीं आएगी, बिकॉज उन्होंने क्या करा है, उन्होंने अपने नाम पे इनवॉइस इशू नहीं करा है। अगर वो अपने नाम पे इनवॉइस इशू करता तो 5 करोड़ आ जाती किसकी, टोटो की, एंड 5 करोड़ 60 लाख आती जेम्स स्टीवर्ट की। बिकॉज क्या हो जाता, फिर विदाउट कंसिडरेशन जो प्रिंसिपल ने एजेंट को ट्रांसफर किया इन शेड्यूल 1 वो भी सप्लाई बन जाती, एंड एजेंट ने फर्दर सप्लाई किया वो भी सप्लाई बन जाती। शेड्यूल 1 क्या कहता है, अगर supply between the principal and agent will be considered as supply only if the agent is issuing the invoice in his own name। नहीं तो वो प्रिंसिपल की सप्लाई बन जाएगी। इस केस में एजेंट अपने नाम पे इनवॉइस इशू नहीं कर रहा है, जीएसटी यूज कर रहा है प्रिंसिपल का, तो अल्टीमेट सप्लाई प्रिंसिपल की मानी जाएगी, नॉट द सप्लाई ऑफ द एजेंट। एजेंट की सप्लाई में तभी आएगी जब वो इनवॉइस अपने नाम पे इशू कर रहा है। हमने अभी तक 2 कंसेप्ट पढ़ लिए शेड्यूल 1 के। क्या क्या कंसेप्ट हमने पढ़ा, अगर विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ ट्रांसफर कर रहा है, वो डेफिनेटली शेयर सप्लाई बन जाएगी। बट वन एम्प्लॉयर को अप टू 50,000 इन 1 फाइनेंशियल ईयर एग्जाम्प्ट है। सेकंड हमने क्या पढ़ा, ट्रांसफर्स बिटवीन द प्रिंसिपल टू एजेंट विल बी कंसीडर्ड एज सप्लाई इफ एंड ओनली इफ एजेंट इज इशूइंग द इनवॉइस इन हिज ओन नेम। ये 2 हमारे कंसेप्ट हो गए यहाँ पर रिवाइज। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये हमारा गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो इनवॉइस इशू किया गया है प्रिंसिपल के नेम पे इशू किया गया है। सी वुड बी द आंसर जहां तक मुझे दिख रहा है। 5 करोड़ हो जाएगी टोटो लिमिटेड की, एंड जेम्स स्टीवर्ट की हो जाएगी 60 लाख रुपीस की सप्लाई। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के टुवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ द CGST एक्ट। तो मैं फटाफट से आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के जो पॉइंट यहाँ पे रेलेवेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉम्पोजिशन स्कीम में आता है, एक आता है 10(1) पॉइंट, एक आता है 10(2), एक आता है 10(2)(a), 10(1), 10(2), 10(2)(a। यहाँ पर 10(1) एंड 10(2) इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्वेश्चन इससे बेस्ड है। 10(1) क्या कहता है, कौन कौन से पर्संस आर एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम, कौन कौन से पर्संस आर एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। 10(1) में 2 टाइप्स की बाइफर्केशन की हुई है, एक है कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट एंड कुछ है हज के साथ अदर स्टेट, कुछ है हज के साथ अदर स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो निमोनिक है वो है मेंटस, जो है मेंटस। मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। उसके बाद आता है उत्तराखंड एंड सिक्किम। उसके बाद अदर कौन सा आता है, हिमाचल प्रदेश, आसाम एंड जम्मू एंड कश्मीर प्लस अदर। इनके रिगार्डिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट में क्या कहा गया है, अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान रखना प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो
75 लाख तक है, अप टू 75 लाख तक है तो आप एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन हो। अदर स्टेट में क्या है, अप टू 1.5 CR है। एंड 10 टू किसकी बात कर रहा है, 10 टू बात कर रहा है पर्सन हु आर नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम, जिसमें मैं एक आपको बता देती हूँ, मैंने आपको बताया था PAIT। PAIT हम बहुत सारी जगह इसको डिस्कस कर रहे हैं। PAIT क्या है, जो मैन्युफैक्चर ऑफ पान मसाला, एरेटेड वाटर, आइसक्रीम, टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, उन सब के केस में क्या है, उन सब के केस में आप क्या कर सकते हो, कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हो। इसके साथ और चीजें भी अमेंडमेंट हुई हैं, लाइक ब्रिक्स, फोसेस वगैरह, रूफ टाइल्स वगैरह, वो सब भी एड ऑन हुआ है। तो आपने क्या ध्यान रखना है, 10(1) में कुछ कैटेगरी ऑफ स्टेट्स अलाउड है 75 लाख तक, एंड कुछ कैटेगरी ऑफ स्टेट्स अलाउड है 1.5 CR तक। एंड 10(2) क्या बोलता है, जो मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चरर ऑफ किसका है, आइसक्रीम, टोबैको एंड एरेटेड वाटर एंड पान मसाला, इनके मैन्युफैक्चरर्स भी अलाउड नहीं है। एंड एक चीज और, रेस्टोरेंट सर्विस वाले भी अलाउड हैं, रेस्टोरेंट सर्विस वाले भी अलाउड है, जो एक्सक्लूसिवली रेस्टोरेंट सर्विस सेल कर रहे हैं वो भी अलाउड है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। एंड कुछ मार्जिनल सर्विस वाले पीपल भी अलाउड है, मतलब पिछले प्रीसीडिंग ईयर का 10% ऑफ अगर आप सर्विसेज दे रहे हो, देन ऑल्सो यू आर अलाउड टू द ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। चलिए अभी क्या कह रहा है, बताओ हमें कौन कौन से पॉइंट सही हैं। रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर डज नॉट एक्सीड द 75 लाख, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे पर्सन है, कुछ ऐसी स्टेट है जिनके लिए 75 लाख है, कुछ ऐसे स्टेट भी है जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग ईयर डिड नॉट एक्सीड 1.5 CR, ये भी करेक्ट है। पर्सन एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पान मसाला तंबाकू, नहीं ये तो ले ही नहीं सकते ना, बिकॉज 10(2) में इनएलिजिबल है। पर्सन एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द आइसक्रीम, अदर एडिबल ऑयल, नो ये भी नहीं ले सकते, बिकॉज ये भी 10(2) में क्या है, इनएलिजिबल है। अ पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द रेस्टोरेंट सर्विस, बिल्कुल रेस्टोरेंट सर्विस भी एलिजिबल है टू ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। उसके बाद पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द सप्लाई ऑफ मेडिसिन, बिल्कुल मेडिसिन की सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उसके साथ मार्जिनल सर्विसेज आपको अलाउड है। गुड्स में एक्सक्लूसिवली सेल करा तो बिल्कुल ये भी एलिजिबल है। तो आंसर क्या रहने वाला है हमारा, 1, 2, 5 एंड 6 है कहीं पे, यस, बी इज द आंसर। 1, 2, 5 एंड 6, बी इज द आंसर, 1, 2, 5 एंड 6। चलिए यहाँ पर फिनिश हुआ हमारा थर्ड MCQ ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फटाफट से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान रखना है। तो साथ साथ हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी हर पॉइंट के रिगार्डिंग लेते रहेंगे। एन एजेंट सप्लाइंग द टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, एजेंट क्या कर रहा है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स सप्लाई कर रहा है। इनवॉइस, वेयर इनवॉइस किसके नाम पे इशू किया जाता है, इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, इज रिक्वायर्ड टू गेट कंपल्सरी रजिस्टर्ड, क्या कंपल्सरी रजिस्टर्ड लेना पड़ेगा। जनरली इसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ सोचो, जब इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे इशू हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो जो टर्नओवर है वो भी किसमें जाएगी, प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड होने वाली है। तो एजेंट रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड उससे कोई मतलब बनता नहीं है। तो अगर इनवॉइस प्रिंसिपल के नाम पे इशू होता है तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। उसके बाद अ पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टैक्स अंडर सेक्शन 51, TDS की बात कर रहा है, वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द GST, ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपने इफ यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द TDS अंडर सेक्शन 51, चाहे आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिया हो या ना लिया हो, TDS वाला रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। तो ये बात करेक्ट है। सिंपल सी बात मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है बट स्टिल यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द TDS अंडर सेक्शन 51, तो आपको TDS वाला रजिस्ट्रेशन सेक्शन 51 वाला लेना पड़ेगा, चाहे आप सेपरेटली रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो। उसके बाद every person supplying online information and database or retrieval service from a place outside India to a registered person in India is required to get the registered under GST limit। सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, जब OIDR वाली रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, तो रजिस्टर्ड पर्सन RCM में टैक्स देगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, RCM में टैक्स देगा। अगर रजिस्टर्ड
अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करे तो आईडीआर को रजिस्ट्रेशन लेना रिक्वायर्ड होता है। इंडिया में पर्सन अपॉइंट करे या फिर वो खुद रजिस्ट्रेशन ले। अगर वो अनरजिस्टर्ड को सेल कर रहा है, अगर वो रजिस्टर्ड को सेल कर रहा है तो उसको रिक्वायर्ड नहीं है कि वो जबरदस्ती इंडिया में आके रजिस्ट्रेशन लेगा। तो आरसीएम में टैक्स जाएगा। ये क्या कह रहा है, इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड। नो नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो क्या बोला उन्होंने, रजिस्टर्ड को दे रहा है ना। वो अगर वो अनरजिस्टर्ड को देता तो क्या होता है, अगर अनरजिस्टर्ड को देता तो उसको अपना एजेंट अपॉइंट करना पड़ता, कोई एजेंट भी नहीं है तो उसको खुद आके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद पर्सन हु सप्लाइज द सर्विसेज अदर देन द स्पेसिफाइड अंडर 9(5) through the electronic commerce operators who is required to collect the TCS under 52 are compulsory required to get registered without the threshold limit। देखो, अगर आप ईसीओ के थ्रू क्या कर रहे हो, गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना है। बट आप ईसीओ के थ्रू अगर सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या होता है, सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो आपको थ्रेशोल्ड लिमिट तक की एग्जम्पशन अलाउड है। तो सप्लाई और सर्विस कर रहा है ना तो कंपल्सरी रजिस्टर्ड हुआ नहीं, ईसीओ के थ्रू कर रहा है तो कंपल्सरी रजिस्टर्ड नहीं हुआ। तो इनकरेक्ट हमारे पास आया अभी तक 1, 3rd and 4th, 1, 3rd, 4th ऑप्शन में है। यस, एक बार मैं आंसर चेक कर लेती हूं सो दैट हमारा आंसर यहां पर कंफर्म हो जाए। वन, थर्ड और फोर्थ, यस 1, 3rd और 4th करेक्ट है। इसके ऊपर भी देख लेते हैं सीसीबी। यस, सीबी, यस करेक्ट। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की ओर। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है, फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है, मिस्टर लाल, अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द जीएसटी, वाज द प्रोप्राइटर ऑफ मेसर स्पाइसटन रेस्टोरेंट। मिस्टर लाल एक रजिस्टर्ड पर्सन है, प्रोप्राइटर में काम चलाते हैं। ही डाइड एंड लेफ्ट बिहाइंड हिज सन एंड वाइफ। उसके वाइफ पर्सन पीछे रह गए हैं। बाद में हिज सन मिस्टर पॉल वांट्स टू कंटिन्यू द बिजनेस। ध्यान रखना, सन कंटिन्यू करना चाह रहा है उसके बिजनेस को। जीएसटी कंसल्टेंट गिव्स एडवाइस टू मिस्टर पॉल एज हाउ ही कैन कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ डिसीज्ड फादर। सिंपल सी बात, मैं आपको डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी देती हूँ यहाँ पे। अगर मिस्टर सन, जो उसके सन है, वो कंटिन्यू करना चाह रहे हैं बिजनेस, तो जीएसटी में जो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है वो पैन वाइज होता है। पैन वाइज रजिस्ट्रेशन होने का मतलब फादर एंड सन दोनों का पैन डिफरेंट होगा। पैन डिफरेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है सन को एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन अपने पैन के अंदर लेना पड़ेगा। एंड जो फादर के पास आईटीसी अवेलेबल था वो फाइल करके, कुछ रिटर्न फॉर्म फाइल करके वो आईटीसी वाले अपनी रिटर्न में क्लेम कर सकता है। मतलब इसको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बिकॉज पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन है। फादर के पैन के अंडर वो नहीं आ सकता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक न्यू रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देखते हैं, फटाफट से पढ़ते हैं। मिस्टर पॉल शुड अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी इन द नेम ऑफ द स्पाइसटन। बिल्कुल। इन हिज ओन पैन with effect from the date of the succession। बिल्कुल। फाइल फॉर्म ITC 02 for the transfer of the ITC to the new entity। बिल्कुल करेक्ट है, मैं आगे नहीं जाऊंगी। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको अपने नाम पे अपने पैन में लेना पड़ेगा। एक बार आंसर करेक्ट कर लेते हैं सो दैट हम बिल्कुल ही श्योर हो जाएं अपने कंसेप्ट्स को लेकर। यस, ए इज द आंसर फॉर द सेम। चलिए, यहां पर फिनिश हो गए हमारे 5 MCQs। मिलते हैं नेक्स्ट MCQs के साथ। दिस वाज अ ट्रायल फॉर द टाइमिंग। आई होप आपको 5 MCQ समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम विल बी मोर एफिशिएंट एंड और अच्छे से करेंगे, फटाफट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इट वाज द फर्स्ट वीडियो सो आई डिसाइडेड सो दैट मैं टाइम देख लूं कि कितना लगता है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।